Hello everyone, welcome to Success Classes. I am Gaurav Soin and I am back with the analysis of previous year questions of Doctor Entrance Test पार्ट 6। इससे पहले 5 पार्ट मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। उसकी प्लेलिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, जिससे आप कंटिन्यूटी के साथ अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि सर और टेस्ट वगैरह लेके आइए आप, तो पहले मैं ये 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद मैं कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर CUCT रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो पहले जो मैंने स्टार्ट किया, पहले मैं उसको कंप्लीट करूँगा 50 क्वेश्चंस। हम एटलीस्ट आज अराउंड 37-38 क्वेश्चन तक पहुँच ही गए हैं और 50 बहुत जल्दी अपन क्रॉस कर लेंगे, पहुँच जाएंगे। तो पहले मैं वो कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद मैं आगे जा करके करूँगा। और इसके बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक चीज़ ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि ये मेरा टेस्ट है, इसमें कॉमर्स के भी 100 क्वेश्चन हैं। तो वो 100 क्वेश्चन मैं आप लोग को करवाऊँ वीडियो में कि आई विल प्रोवाइड यू PDF, आप मुझे बता दो। उसके अकॉर्डिंगली फिर मैं अपना डिसीजन लूँगा, क्योंकि उसमें 100 क्वेश्चंस हैं, उसमें भी अगर आप वीडियोस बनाओगे तो इट विल टेक टाइम। तो जस्ट टेल मी, लेट मी नो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस 50 क्वेश्चन आई शुड गिव यू द PDF ऑफ दैट कॉमर्स सब्जेक्ट ऑल्सो, और आई विल मेक वीडियोज़ एंड क्लियर द कॉन्सेप्ट्स। जस्ट टेल मी इन डाउट section. Now, before moving towards, I would like you all to subscribe my YouTube channel and hit the bell icon for latest updates. We have Success Classes app also. You can download this app and आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ओके, ये क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं और हम लोग अब आगे जाते हैं। इसकी मैं PDF पूरी बना ही रहा हूँ, इसलिए मैंने कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है। जो भी एक्सप्लेनेशन है वो भी मैंने रखी हुई हैं, तो मैंने ये सब आपको करवा दिए। सारे क्वेश्चंस पार्ट 5 तक हो चुके हैं। पार्ट 6 में अपन जो क्वेश्चन करवाने वाले हैं, दैट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम, चलते हैं आगे। ये वाला क्वेश्चन था आपका होमवर्क में कि थ्योरम विच स्टेट्स दैट एज सैम्पल साइज इंक्रीजेस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट अप्रोच नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज क्लासिफाइड एज लिमिटेड अप्रॉक्सीमेशन थ्योरम, सेकेंडरी लिमिट थ्योरम, प्राइमरी लिमिट थ्योरम और सेंट्रल लिमिट थ्योरम। इसका आपको आंसर बताना है। बहुत सारे लोगों ने सही आंसर ही दिया था। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन हमने चैलेंज किया था, मतलब हमारे जो ग्रुप में फ्रेंड्स थे, ये क्वेश्चन आंसर की में गलत दिया होता, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ रिवाइज्ड आंसर की वगैरह नहीं निकालती। डायरेक्ट चैलेंज के लिए उन्होंने 2 दिन रखे और चैलेंज के बाद हम लोगों ने किया, और डायरेक्ट आपके जो भी सही आंसर होता है वो रिफ्लेक्ट करने लग जाता है, आपका रिजल्ट भी आ जाएगा और आपके रिवाइज्ड आंसर की भी उसी वक्त आएगी। ऐसा पहले वाला हिसाब किताब नहीं होता जैसे नेट JRF में होता है। तो इसका आंसर सेकंड दिया है, पर सेकंड रॉन्ग है। इसका आंसर बाद में करेक्ट हो गया था, एंड द करेक्ट आंसर इज D, सेंट्रल लिमिट थ्योरम। सेकेंडरी लिमिट थ्योरम नहीं है इसका आंसर, इसका आंसर है D, दैट इज सेंट्रल लिमिट थ्योरम। ठीक है, और सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या होता है, हम सब जानते हैं कि जैसे जैसे हम सैम्पल साइज को इंक्रीज करते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा जो थ्योरम, ये थ्योरम बोलता है कि जैसे जैसे हम सैम्पल साइज इंक्रीज करते रहते हैं, सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन जो रहता है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच करने लग जाता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जैसा बनने लग जाता है। और सैम्पल साइज कितनी होती है सेंट्रल लिमिट थ्योरम में? मोर देन 30। अगर 30 से ज़्यादा है आपका सैम्पल साइज, तो उस केस में आपका जो आप कर रहे हो, आपका जो सैम्पल साइज आपने 30 से ऊपर लिया है, इट शोज दैट इट इज़ अप्रोचिंग दी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। वो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह ही आपको अप्रोच करने लग जाएगा, मतलब आंसर जो होंगे वो एक्यूरेट और रिलायबल हो जाएंगे। तो ये होता है सेंट्रल लिमिट थ्योरम। और ये एक चीज़ मैं बताने लगता हूँ, एक चीज़ और, जैसे कि तो मैंने आपको बता दिया, हमने पढ़ा भी होता क्या है इस सेंट्रल लिमिट थ्योरम में, आपकी जो मीन होता है, मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन जो होता है आपका सैम्पल का, वो 30 जब इंक्रीज़ करते हैं, हम लोग ये सुनते हैं कि जैसे मैंने अभी आपको बताया 30 जैसे हमने इंक्रीज़ कर दिया अपना सैम्पल साइज़, तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, ऑटोमेटिकली हमारा जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच करने लगे। वो होता क्या है, जो मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन होता है सैम्पल का, वो बहुत क्लोज हो जाता है किसके? मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ पॉपुलेशन। ये है इसके पीछे का रीज़न। हम लोगों ने ये पढ़ लिया अब थ्योरेटिकल पार्ट में, और थ्योरी पढ़ के आगे चले गए, पर रिसर्च में थोड़ा सा हमको इन डेप्थ जाना पड़ता है। तो उसमें ये फंडा है कि 30 से इंक्रीज करने से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोच कर जाता है ना। ये कैसे करता है, ये मैंने बताया कि जो मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ सैंपल होता है वो क्लोज आ जाता है किसके? मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ पॉपुलेशन के। तो जब उसके क्लोज आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच करने लग जाएगा। तो इसका आंसर है D, सेंट्रल लिमिट थ्योरम।
अब आ जाते हैं हम कंडीशंस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंडीशंस सच एज लार्ज सैंपल साइज टू रिप्रेजेंट पॉपुलेशन एंड सैंपल्स मस्ट बी ड्रॉन रैंडमली आर इंक्लूडेड इन। ये क्वेश्चन पेपर 1 में भी आ चुका है। प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिस्टिकल इरेगुलरिटी, प्रिंसिपल ऑफ सैम्पलिंग एरर या प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया। बताइए इसका आंसर। बिल्कुल सही, इसका आंसर है ए, प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी क्या बोलता है? प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी बोलता है कि अगर आप अपने जो वेरिएबल्स हैं या अपना जो सैम्पल्स हैं उनको आप रैंडमली अगर चूज़ करते हो, है ना, तो जो सैम्पल्स होते हैं इट विल रिफ्लेक्ट the characteristics of the population, it will reflect the qualities of the population। समझ में? जैसे कि आप सैम्पल साइज जो है अगर आप वो चूज़ कर रहे हो रैंडमली अगर आप चूज़ करो, जैसे कि आप है ना, रैंडम सैम्पलिंग हो गया, रैंडम के अंदर स्ट्रेटिफाइड होता है, क्लस्टर होता है ना, अगर इनके मदद से मतलब प्रोबेबिलिटी की मदद से, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक की मदद से आप अगर सैम्पल को चूज़ कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? ऑटोमेटिकली ये होगा कि आपका जो सैम्पल्स होंगे इट विल रिफ्लेक्ट द एंटायर पॉपुलेशन जो कि हम चाहते हैं। हमारा सैम्पल पॉपुलेशन से अलग नहीं होना चाहिए, तभी तो हम सब इंक्रीज़ कर रहे हैं। पिछली क्वेश्चन में भी हमने ये चीज़ देखी कि हम बढ़ाते जा रहे हैं, 30 से अबव बढ़ाएंगे तो जो मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पल इट विल बी क्लोजर टू दी मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन। तो हमको उसको जैसे रिप्रेजेंट करना है, बिकॉज पॉपुलेशन को पूरा इकट्ठा करना और ये सब चीज़ें करना इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड कम्पल्सम टास्क। तो इसीलिए हम सैम्पल को अप्रोच करते हैं और सैम्पल हम लोग लेते हैं, और सैम्पल को भी हमें इस तरीके से लेना है जिससे आपका जो है वो रिफ्लेक्ट करे पॉपुलेशन को। अगर आप नहीं लोगे, अगर वो सैम्पल पॉपुलेशन को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, तो आपका जो रिजल्ट है, आपका जो ऑब्जेक्टिव है जो आपने बनाया है अपने रिसर्च कंडक्ट करते वक्त, वो आपका अचीव नहीं हो पाएगा और आपकी जो रिसर्च है वो इनएक्यूरेट हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये इरेगुलरिटी वगैरह कुछ भी नहीं है, प्रिंसिपल ऑफ सैम्पलिंग एरर भी कुछ नहीं है। सैम्पलिंग एरर मतलब ये बोल रहा है कि जैसे जैसे हम, ये कोई प्रिंसिपल नहीं है सैम्पलिंग एरर, हमें पता है कि हम लोग का जो है सैम्पलिंग एरर वो है रिड्यूस होता रहता है जैसे जैसे हम सैम्पल साइज को इंक्रीज करते रहते हैं। तो ऐसा कुछ कोई प्रिंसिपल नहीं है उसका, ये सब तो आपको कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने डाल दिया। प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया क्या होता है? ये इसका फुल फॉर्म है प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स। इसमें क्या होता है, जैसे जैसे आप सेम चीज़ यही चीज़ बोल रहा है, पर जो ये वाला है ए वाला, ये थोड़ा सा ब्रॉड है और प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर थोड़ा सा नैरो है। इट्स अ कॉम्पोनेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। दैट इज़ वाई हम ए को चुन रहे हैं यहाँ पे। एक चीज़ दोनों बोल वही चीज़ रही है जो प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर बोल रहा है कि जैसे जैसे आप अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, जैसे जैसे आप अपने सैम्पल साइज को इंक्रीज करते रहोगे, जैसे अपने सैम्पल साइज को आप लार्ज करते रहोगे, वैसे वैसे आपका जो है सैम्पलिंग जो है वो इट विल रिफ्लेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन, बट वी हैव टू चूज द ब्रॉडर वन। दैट इज वाई द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। चलिए, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर हाँ लिखा हुआ था। Next question is, type 1 error occurs when the null hypothesis is rejected even when it is true, the null hypothesis is accepted when it is false, the null hypothesis as well as alternative hypothesis both is rejected, या both B and C। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको नहीं दूंगा, इसका मैं सिर्फ आंसर बताऊंगा। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने कबीर सिंह की जो मैंने एक अडेप्टेशन लिया था, कोरोना सिंह बनाया था, उसको आप वीडियो देखिए जिन्होंने नहीं देखी हुई। उस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी करता हूँ आप लोगों को कि आप कभी टाइप 1 टाइप 2 एरर में कंफ्यूज नहीं होंगे। मैं भी बहुत कंफ्यूज होता था और ये कंफ्यूजिंग टॉपिक ही है, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, मेरे लिए भी बहुत टॉपिक कंफ्यूजिंग था। पर जब से मैंने वो प्रीति और कबीर सिंह वाली कॉन्सेप्ट पूरा बनाया टाइप 1 टाइप 2 एरर का, तब से बिल्कुल मुझे याद हो गया है कि कौन सा टाइप 1 होता है, कौन सा टाइप 2 होता है। अभी फिलहाल इसका आंसर ए है, द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड इवन व्हेन इट इज ट्रू। मतलब जो कबीर सिंह था उसको कोरोना पॉजिटिव था, फिर भी हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो वो क्या है, बहुत डेंजरस हो गया ना, इसलिए टाइप 1 डेंजरस होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। ठीक है, मैं इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ इस वीडियो की भी, जिससे आप लोगों की कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नल हाइपोथेसिस ब्रैकेट में mu1 minus mu2 is equals to 0. This formula represents two population are similar in all the respect. Population 1 can be reduced to population 2. Zero difference exists between the two means or the treatments, या D all of the above। इसका जो हम लोगों ने ये आपको फॉर्मूला दिख रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, पर मेरे पास इसकी एक पूरी एक्सप्लेनेशन भी है। होता क्या, पहले समझ लेते हैं ये है क्या क्या। ये जो है आपका दिस इज नल हाइपोथेसिस और ये है आपका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसको हटा देते हैं, है ना। अब ये क्या है, ये है म्यू, मीन ऑफ द पॉपुलेशन इज नोन एज म्यू। ये जो आपको दिख रहा है
ये जो ऐसा बना हुआ है ना, ये है म्यू, इसे ये है एक्चुअली में मीन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। मीन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ वन फर्स्ट ग्रुप माइनस मीन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द सेकेंड इज इक्वल्स टू 0। अगर आप इसको बोलोगे सर इसको आप रिप्रेजेंट करके बताइए थ्योरेटिकल टर्म्स में, तो मैंने आपको बता दिया मीन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ फर्स्ट ग्रुप माइनस मीन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ सेकेंड ग्रुप इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, आप मुझे ये बताइए जो नल हाइपोथेसिस होता है ये क्या बताता है? ये बताता है बोथ द वेरिएबल्स या बोथ द कह सकते हो मीन्स ऑफ द ग्रुप आर आइडेंटिकल, यही बताता है। इंडिपेंडेंट ये बताता है। और ऑल्टरनेटिव क्या बताता है? ऑल्टरनेटिव बताता है दे आर नॉट आइडेंटिकल, आइडेंटिकल नहीं है, दे आर डिपेंडेंट, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये लिखा हुआ है हम लोगों ने कि μ1 माइनस μ2 इज इक्वल्स टू 0, मतलब इनमें कोई डिफरेंस है ही नहीं, मतलब ये आइडेंटिकल है, कह सकते हैं ना हम ये लोग। ये चीज़ अगर दोनों को माइनस करके 0 आ रहा है मतलब दोनों सेम है ना, तभी तो 0 आ रहा है। 5 माइनस 5 अगर आप करोगे, 5 माइनस 5 करोगे, अगर दोनों का आंसर 5 है तो आपका आंसर क्या आएगा? फिर 0 आएगा, मतलब दोनों आइडेंटिकल है। समझ में आ रहा है? तो ये है दिस रिप्रेजेंट, इसीलिए हमने ऑप्शन सी चुना, 0 डिफरेंस, मतलब कोई डिफरेंस नहीं। 0 डिफरेंस मतलब वो क्या हो गया? वो हो गया आइडेंटिकल, सिंपल, ठीक है। तो ये है। अब जरूरी नहीं है कि आंसर यही आ जाए आपका हर बार, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेनेशन लेके आया हूँ और चीज़ें क्या होती हैं। ये तो मैंने बता दिया आपको कि जो नल हाइपोथेसिस है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, नल हाइपोथेसिस को ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि बोथ द मीन्स ऑफ द ग्रुप हैज नो डिफरेंस, बोथ आर आइडेंटिकल इन नेचर। अब और चीज़ें क्या पूछ सकती है? अगर सपोज ये होता है ना μ1 इज इक्वल्स टू μ2 या मीन ऑफ ग्रुप 1 इज इक्वल्स टू मीन ऑफ ग्रुप 2, तो ये भी सेम ही होता है। ये दोनों चीज़ें सेम है ना, दोनों सेम है, मतलब दोनों डिफरेंस नहीं, मतलब है ना, कहानी को पलट दिया गया है बस कंफ्यूज करने के लिए, और कुछ भी नहीं हुआ। अब जैसे कि अगर आगे देखें अपन, तो आगे क्या है? इन द रिसर्च हाइपोथेसिस एंड इन्वेस्टिगेटर कैन हाइपोथेसाइज दैट द फर्स्ट मीन इज लार्जर देन द सेकंड वन। तो ये ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, जब पॉपुलेशन मीन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ 1 is greater than the mean of population of the 2, then we will represent by this formula। और अगर दूसरी चीज़ होगी, अगर फर्स्ट मीन छोटा होगा सेकंड से, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला बदल जाएगा, उसका फॉर्मूला बन जाएगा आपका ये। समझ में है? तो ये है डिफरेंस इनमें, ये आपको बिल्कुल ध्यान देना है। कुछ भी पूछा जा सकता है। अभी फिलहाल ये जो हम लोगों ने अभी क्वेश्चन में देखा, और ये दे बोथ आर सेम, और ये रिप्रेजेंट करते हैं नल हाइपोथेसिस को, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है। काय स्क्वायर इज टू बी अप्लाइड ओनली व्हेन द इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन ऑफ सैंपल आर। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने देखा भी होगा, और इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक्स को आप लोग ध्यान में लेके आओ कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ काय स्क्वायर क्या होती है ना। काय स्क्वायर को अगर आप लोग बोले तो काय स्क्वायर को जनरली हम एक्स स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन ऑफ सैंपल्स होते हैं वो किस तरीके से होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, कुछ भी नहीं होते दोनों में से, या बहुत होते हैं? तो आपको इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, और नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताऊंगा। सो इस वीडियो को आप शेयर करिए। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम की, तो मेरी जो वीडियोस है वो जरूर देखिए, कुछ ना कुछ मैं नया भी लेके आता हूँ, और इस तरीके से समझाता हूँ कि आपको कुछ नया सीखने को मिले, आपकी नॉलेज इंक्रीज़ हो, और आगे जा करके पेपर 1 में भी आपको ये हेल्प करेगा। तो आप इस वीडियो को शेयर भी करिए और देखा भी करिए, जिससे आपकी नॉलेज इन्हांस हो। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।